सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर गणेश भोसले सर जुड़े हैं, डॉक्टर जागीर सिंह जी जुड़े हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जुड़ी हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं हरिहर सर से बात करूंगा। आदरणीय हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करिए सर। आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? जी सर, तबीयत डॉक्टर तो शशि मैडम आप ठीक है सर, कैसी हैं? तबीयत अच्छी है हरिहर तबीयत। सर आपका तबीयत कैसा है? और जी आपके सर, वमन तबीयत वाले अच्छी है, बढ़िया है। पेशेंट लोग कैसे हैं वमन वाले? वो भी सर अच्छा है, मेरे ख्याल से कल या परसों आएंगे सब। अच्छा ठीक है। और मैं अब कोशिश करूंगा कि ब्रेक ना हो सेशन में। मुझे कुछ कुछ ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है ना, कुछ कुछ एग्जाम ड्यूटी कहीं कहीं कुछ कुछ लग रहा है, इसलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम ठीक। आ जाए। तो सर आप अभी वमन का वो कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं सर? नए पेशेंट से वमन का चार्ज करिए सर। 2 वमन कराए ना। तो चार्ज लिया ना आपने? हाँ हाँ, क्योंकि फ्री में मत करिए, नहीं तो फिर वो दिमाग में रहेगा कि ये फ्री होता है, तो हमें मेडिसिन का खर्चा तो आता ही है ना सर। हाँ। भले जो गरीब है उससे थोड़ा कम ले, लेकिन फीस लेना जरूरी है। दवाई का लॉस नहीं होना जी। चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। आपका मतलब 100 साल से दीर्घायु हो, सब अच्छा हो आपका, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू ठीक। सर। और डॉक्टर तनिका मैडम आप कैसी हैं? आपने वमन का प्लान किया? कुछ कैसा चल रहा है आपका, कुछ हेलो। बताइए। जी 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 सर, प्रणाम सर। सर मेरी बात हुई थी। हाँ जी। हाँ, बस्तांड घृत मिल गया जिनको मैंने भेजा था? बस्तान, हाँ जी सर, हो गया बस्तान के, तभी आ रहा है वो बस्तियां कराने के लिए। तो तो आज आज उसकी दूसरी बस्ती थी। तो कैसा उनका रेस्पॉन्स है वो बस्तान घृत के? सर पिछली बार तो मैंने जब पिछले महीने टेस्ट कराया था ना, जब लास्ट मंथ, तब तो हाँ कुछ भी नहीं था। सो इस बार मैंने उसको बोला है कि हम 3 महीने से पहले टेस्ट कराएंगे ही नहीं। हाँ। सो उसको मैं वैसे वो खाने के लिए भी मेडिसिन दे रही हूँ अभी। और साथ में उसको ये बस्तान बस्ती दे रही हूँ, उसको रेक्टल बस्ती भी दे रही हूँ, मात्रा बस्ती भी बोल रही हूँ कि डेली डेली लेनी है। और ये भी दे रही हूँ साथ में। और साथ तो मैं साथ में ये उसको जानना हर चाहता हर हूँ महीने विरेचन बटी दे देती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे पेशेंट में जब शुक्र निकलता है तो आपने देखा है कि किस तरह का शुक्र रहता है वो? सर मैंने शुक्र तो नहीं देखा उसका, लेकिन मैंने उसकी रिपोर्ट देखी थी। तो वो उसने बताया कि शुक्र मतलब जो उसका स्पर्म है, वो स्पर्म्स की तरह ही है, मतलब कोई लिक्विड नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, पतला भी नहीं है, जैसे थिक होता है वैसे ही है, हर चीज वैसे ही है कहता। नहीं, आप उनको बोले जैसे छोटा कपूर का डिब्बे या ऐसे कुछ होता है ना, ट्रांसपेरेंट डिब्बे, उसमें हाँ जी। लेके कभी आपको दिखाएं वो कैसा निकलता है? अच्छा क्योंकि ठीक है सर। हमारे सुश्रुत संहिता में बोले है ना कि कुणप ग्रंथि, फिर पुए ग्रंथि, अलग अलग तरह का वातज पित्तज कफज। तो आप अगर नहीं देख रही हैं और ब्लाइंडली इमेजिन करके कर रही हैं तो ये तो अलग बात होगी। आपको तो देखना चाहिए कि उसका कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है, और फिर उसका स्मेल कैसा आ रहा है, पुरुष गंधी है या क्या है। अगर वो भी है प्रॉब्लम तो उसकी दवाइयां बताइए ना, चरक सुश्रुत संहिता में अष्ट शुक्र दुष्टि के अलग अलग काढ़े बताए,
तो वो अगर साथ में करे तो और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ फिर उसको। ठीक हमें है जी। हमें सर ने यही सिखाया है कि जब भी आप शुक्र का चिकित्सा करें तो शुक्र निकलवा के देखिए आप कि उसमें कैसा स्मेल कुछ अलग आ रहा है, क्या हिलाने से डुलाने से क्या हो रहा है, 1 ml है, 2 ml है, वो क्या है, वो थोड़ा हमें पता चलता है। जी 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 सर, ठीक है सर, मैं बोलती हूँ फिर उसको। ठीक है। और ठीक है ब्रह्मचर्य पालन करने को बोलिएगा और फिर देखते सर, हैं वो क्या बोला होता हुआ है, बोला हुआ है सर, है। बोला लेकिन हुआ है सर। परीक्षा के लिए निकाल सकते हैं सभी, हमें देखना है इसलिए। ठीक है सर, और मैं उसमें भी करती हूँ दो उसको बोल। तरह का शुक्र परीक्षण सीमेन एनालिसिस होता है मॉडर्न में भी, कि एक होता है मास्टरबेशन से निकाल के देते हैं, और एक क्वाइटस के पहले निकाल के और फिर उसमें डाल के फिर देते हैं। तो जो क्वाइटस के पहले होता है उसमें स्पर्म सेल दिख जाते हैं, और ओ ऐसे अच्छा। मास्टरबेशन करेंगे तो उसमें नहीं दिखता है, क्योंकि जब भावनाएं आती है ना तो उसमें शुक्राणु निकलते हैं। आपने सीमेन एनालिसिस का शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं कि सर, ये यही है, वो मास्टरबेशन के थ्रू ही आजकल करते हैं, तो वही करवाते हैं आजकल। तो नहीं, वो आप उसमें बोल रहे हो स्पर्म ना। सेल जीरो आता है, काउंट जीरो आता है। ओ और अच्छा। एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट करके जब निकलने वाला है तब उसको कलेक्ट करके तब रखे तो उसमें स्पर्म सेल रहते हैं, और उसमें क्वांटिटी भी ठीक है। ज्यादा रहती है। जैसे इसमें अगर 2 ml आ रहा है तो उसमें हो सकता है 5 ml तक है, जब वो एक्चुअल एक्ट करेंगे तो, है ना। अच्छा ठीक है सर, ये करूंगी। अभी टेस्ट करवाऊंगी ना जिस बार, अभी तो 3 महीने मैंने बोला टेस्ट नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ 3 महीने के बाद जब ये टेस्ट कराएंगे तो मैं उसको यही बोलूंगी। हाँ। ठीक है जी, ठीक है, और थैंक यू सर। अभी ऐसे ही कभी कभी किसी को जैसे नाइटफॉल हो गया, तो वो वो सोते सोते हो गया और उसकी भावनाएं हो रही है मन में, और वो निकल गया। तो जब नाइटफॉल होता है उसमें भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत ज्यादा निकलती है वो जो स्पर्म सेल, लेकिन वो हम कैच नहीं करते, वो सोते सोते निकल गया, लीक हो गया, वो हम्म। अलग, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो ज्यादा होता है। और मास्टरबेशन में निकलते वो क्वांटिटी कम होती है ना। नहीं, इस बार बोल दूंगी सर उसको। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। है, थैंक यू मैम। चलिए, और डॉक्टर शशि मैडम कैसी हैं आप? डॉक्टर प्रदीप सर कैसे हैं? हाँ गुड शशि इवनिंग मैडम, सर, मैं ठीक हूँ सर। आपका रिजल्ट है तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन रिजल्ट तो सर आना अभी चाहिए। तक नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, आप मुझे सबसे पहले आप ही बताइएगा। जी सर, थैंक यू सर। और आप कैसे हैं मैम, आपका कैसा पढ़ाई चल रहा है? सर मेरा चल रहा है, बल्कि अभी मैंने अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का ऐसे ही फास्ट रिवीजन टाइप का बना करके डाल दिया हाँ, यूट्यूब पर। बहुत और बढ़िया। हाँ, कि जिससे सुनना बार बार सुनो, ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में पूरी चरक संहिता है, सुश्रुत जी, का सूत्र स्थान और शारीर है, और अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान है हमारे टाइम के सिलेबस में। और जो जी। अभी 2024 से बैच आया है उनके पास तो अब अष्टांग संग्रह भी हो गया है सर सिलेबस में उनके। हाँ, इससे इससे ये होता है कि आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेल्फ जी असेसमेंट एक तरह से पढ़ाई होता है। तो खुद जी को और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ, आप जी बहुत सर, अच्छा। थैंक यू सर। अब और ऐसे बनाते रहे वीडियो, जो सुनने सुने, नहीं तो आपका तो पढ़ाई हो ही रहे ना। हाँ जी सर। जी, जी बहुत सर, अच्छा, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू मैम। चलिए, तो थैंक यू सर। आगे डॉक्टर भोसले सर आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या, कोई पेशेंट से रिलेटेड? डॉक्टर रुचि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। डॉक्टर गंगवार सर, ये तो आप गुड मिरर इवनिंग बनिए। सर। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सर एक पेशेंट के लिए पूछना था। हाँ पूछिए। सर एक पेशेंट जो कि अभी ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को, और हाँ, बच्चा 1.5 ईयर ओल्ड है, उसको मेलास्मा की प्रॉब्लम है काफी ज्यादा। किसको, तो मदर को कि बच्चे को? सर मदर को। हाँ तो सर उसके लिए अभी दीपन पाचन मतलब रात्रि जागरण तो उसका है ही सर। और हाँ अभी तो यही मिला है, और प्रेगनेंसी में उसने एंटी एमेटिक्स भी खाए हैं। तो ये भी मैं देख रही थी कि वमन का अगर ये आप वेग अवरोध करते हैं तो व्यंग हाँ उसमें लिखा हुआ है। हाँ तो सर अभी उसके दीपन पाचन और अनुलोमन के लिए बहुत ही हल्का फुल्का दिया है, क्योंकि अभी वो ब्रेस्ट फीड भी करा रही है। तो और रस पाचक और रक्त पाचक के लिए सर मैं सोच रही हूँ सर, और इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ। आप ऐसे में सेफ ड्रग्स बता रहा हूँ जो आपको अच्छा रहेगा। अभी 2-3 दिन पहले हमारा शुद्ध रोग प्रतिषेध का ये टीका वचन चल रहा था,
सुबह ठीक है के सर। टाइम पे। जी शुद्ध सर। रोग प्रतिषेध उत्तर स्थान 32 चैप्टर, जी उसमें सर। कुछ लेप बताएं, जैसे कुमकुमादि तेल है, फिर चंदन, आम्र हरिद्रा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, और ये मंजिष्ठा, लोत्र, कुष्ठ वनस्पति, इन सब का लेप जो है वो अगर मक्खन के साथ लगाए तो मिलाज्मा ठीक होता है। नहीं तो गंधक रसायन ले सुबह शाम, तो वो 2-3 जी महीने में मिलाज्मा ठीक हो जाएगा। या वर्णगन जो है, चंदन, पद्मा, पुष्य, सारिवा, अनंता, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, इनका क्वाथ बना के दें। या वर्णगन का गोलियां भी मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, वो दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। या हल्दी का लेप, हल्दी, मसूर की दाल का पाउडर, जो आटा होता है वो, और मुल्तानी मिट्टी, ऐसे कुछ लेप है हमारा। जी आप सर। सर के फॉर्मूला बुक में आपने देखा होगा, आपके पास है क्या, जी सर, हमारे प्रबंधक वर्णेगन ने? के लेप है सर उसमें। उसमें कुछ लेप है जो त्वक दोष्टि, त्वक शुद्धिकर, ऐसे योग है, लेप है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में। वो जी अगर सर। लेप लगाए ना तो मिलाज्मा पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है सर। सर अभी और एक जी सर। बोलिए बोलिए। सर एक रिसर्च पेपर में कुछ योग दिया हुआ था कि आप हरितकी और लोद्र और रक्त चंदन और वन, मतलब इनका एक एक भाग, और 1/8 पार्ट ऑफ टंकण, और ये रक्त चंदन, हाँ मंजिष्ठा, ये मष्टि, यष्टि मधु, इनका यही लेप। चीज आप जो जी बोल रही है सर। ना, यही चीज हमने उत्तर स्थान सुबह पढ़ा है। आप जी पूछिए सर। शशि मैडम को, हरिहर सर को, यही 2 दिन पहले हमने पढ़ा है, यही योग सेम। ठीक है सर, तो ये दिया है अभी उसको, तो अभी रस पाचक, रक्त पाचक, और जो आपने बताया सर, इसी से 3 मंथ्स देते हैं ना? हाँ, ले गंधक चार। रसायन से अच्छा होता है, जी मिलाज्मा सर। ठीक होता है। हमने ठीक है यही सर। पढ़ा था, व्यंग, नीलिका, कच्छपिका, ये सब पढ़ा था हमने। जी सर। ठीक है, आप करिए। सर एक चीज और पूछनी थी सर, जो और मैम आपकी। आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है रुचि मैडम? अच्छा चल रहा है सर। अभी मैंने आमवात के पेशेंट को अभी एक विरेचन आपकी बटी दिया था, और उसका शोथ काफी कम हो गया उससे सर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे उससे। हाँ, बस एक डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर अगर एड्रेस देंगे ना, अभी सर नहीं है, मैं उनको विरेचनवटी गिफ्ट दूंगा। वो मेरे फेवरेट सर है, आपने कभी भी देखा होगा मैं उनको कितना प्यार से बुलाता हूँ। जी सर। विरेचनवटी मैंने ज्यादातर सभी को दे दिया, अरविंद सर को नहीं दिया। एड्रेस चाहिए। चलिए, और बताइए और आप क्या बोल रही थी? सर एक ग्रंथि रज फॉर्मूला है अभी जो आपने फॉर्मूला बुक दिया है सर, उसको कैसे यूज कर सकते हैं सर? आठा उसके लिए इंद्रव थोड़ा। त्रिकटु, जी जी आठा सर। जी सर। इंद्रव त्रिकटु, इसका जी सर। चूर्ण लेना है समान मात्रा में बना के, और 1 टीस्पून को 1 गिलास पानी में बॉयल करके, हाफ करके या 1/4 करके सुबह शाम देना है। इससे सर। हाँ जी। एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छा हो जाता है। सर उसमें ग्रंथि लाइक कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि रज प्रवृत्ति अगर ग्रंथि रूप में, या उसको एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने के लिए सर यूजेस बता दीजिए थोड़ा, इसके कैसे यूज हाँ, कर। तो एंड इरेगुलर मेंसेस है, मतलब एंडोमेट्रियम रिलेटेड आपका वो पूरा लेयर को अच्छा करना है, एंडोमेट्रियम को अच्छा करना है। वो अगर अच्छा हुआ तो ग्रंथिल रज प्रवृत्ति वो ठीक हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज है वो ठीक हो जाता है। तो हमारे सर बोलते हैं कि ये सभी को देना चाहिए, हर गायनेक पेशेंट के लिए। पाठा इंद्रव त्रिकटु, ये वाग्भट में बताया है। शशि मैडम आप कुछ बोलिए, शशि मैडम इस पे बहुत अच्छा बताती हैं। शशि मैडम, जी सर। ग्रंथिरज फॉर्मूला पे जी आप सर। कुछ बताइए। हाँ, बहुत अच्छा बताती है मैडम। सर ग्रंथिरज फॉर्मूला का तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट है। अभी एक पेशेंट थी इनका, बिजलवान सर की, तो डिस्कस हुआ था। उसको क्या था कि कई सालों से पीरियड आए ही नहीं थे, और वो करीब शादी को 20 साल हो चुका है, और वो बेबी भी चाहते हैं। तो पहले था कि भाई पीरियड तो पहले आए, तो बहुत सालों से उनका पीरियड बंद था। तो अभी ग्रंथिरज फॉर्मूला जब दिया गया है तो अब टाइमली उनको पीरियड आना शुरू हुआ है, बट अभी भी खुलकर नहीं आ रहा था, आज ही बात हुई है। तो फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है अभी कृष्ण तिल काढ़ा दे देते हैं, क्योंकि पीरियड चल ही रहा है। फिर आगे से रस पाचक पाचक वगैरह देंगे, या जिनको फिर रजत पीरियड्स नहीं आते प्रवृत्ति। ना, आर्तव क्षय होता है, आर्तव हम्म। क्षय होता है ना, तो तिल का हम्म। क्वाथ बना के गुड़ के साथ दे तो वो आर्तव जनन है, तिल का क्वाथ। हाँ, कृष्ण तिल काढ़ा उसी को बोलते हैं। प्रेमवती तिवारी मैम की बुक में भी है, और भी जो साइड बुक्स हैं उसमें भी है। और ये रेफरेंस जो है रावण संहिता में भी मैंने देखा, पढ़ा, तो वहां पर भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरह के जो ग्रंथिरज फॉर्मूला, जैसे पाठा इंद्रिय और त्रिकटु जो है, जब देते हैं तो वाकई अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर किसी को क्लॉटिंग वगैरह की तकलीफ रहती है तो उसकी क्लॉटिंग भी ठीक हो जाती है, और मिनिमम एटलीस्ट 3 साइकिल तो चला ही देनी चाहिए। तो मैम आप किसी भी पेशेंट को क्लॉट आ रहा है तो आप दे दो, मतलब उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि दीपन पाचन उन्लोमन करना पड़ेगा, वो जी। अलग चीज है, और ग्रंथिरज फॉर्मूला अलग चीज है। तो ये चीज दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है मैम।
और जी। ना मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर, मैं 2020 में पढ़ा रहा था जब लॉकडाउन का पीरियड था, पहला लॉकडाउन। तो मैं, नवीन सर मुझे बोले कि आप पढ़ाइए, तो मैंने ग्रंथिरस फॉर्मूला पे एक लेक्चर लिया था। वो आयुष दर्पण के उस पे होगा, यूट्यूब पे। पूरा 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर हुआ था, नवीन सर ने बोला था। तो एक मैडम जो थी, डॉक्टर ही थी, अभी मुझे नाम नहीं याद नहीं क्योंकि 5 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपके लेक्चर से इतना प्रभावित हुई, और मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, मेरे को मेंसेस इरेगुलर थे। मैंने 6 महीना लिया, केवल आप पे विश्वास करके लिया, और उनको मेंसेस आने लगे। फिर 6 महीना में उनका एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छा हो गया, 8-9 हो गया, और वो कंसीव भी हो गई, और शायद उनको बेबी भी हो गया। उन्होंने ग्रंथिरज फॉर्मूला, एक सिंगल मेडिसिन से, मतलब ये एक फॉर्मूला से पूरा ठीक कर लिया खुद को। इतना बढ़िया ये दवाई है। तो मैंने कहा आपने 6 महीना कैसे लिया, आप में इतना पेशेंस दे देता, लोग 1 महीना 15 दिन में छोड़ देते। बोले नहीं, मुझे आप पे विश्वास था, आपने इतना अच्छा पढ़ाया था, तो प्रभावित हो गई। तो सच में ये फायदा होता है। पाठा इंद्रव त्रिकटु, त्रिकटु खुद ही दीपन पाचन है, इंद्रव तो रस पाचक में है, और पाठा है वो गर्भाशय पे काम करता है। जी इसी सर। तरह से भारंगी और नागकेशर, नागकेशर है वो यूट्रस को स्टिमुलेशन देता है, स्टिमुलेशन देता है, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है नागकेशर। और भारंगी कुछ लोग काली मिर्च डाल के देते हैं। ओवुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो चित्रकादि वटी, लशुनादि वटी, थोड़ा गर्म दवाई देना है। तो मैं गायनेक का कुछ शुरू करूंगा, उसमें मैं एक एक चीजें बताऊंगा, ये सब चीजें आप जी करिए सर। मैम। थैंक यू सर। और जहां पे ये रहते हैं लो AMH, एंटी मलेरियन हार्मोन कम हो रहा है, तो वहां पे हमें शत पुष्पादि तेल, उसका अगर हम दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर फाइब्रोइड्स है तो वरुण शिग्रू क्वाथ, वो अंजना मैडम बताती हैं, वरुण शिग्रू क्वाथ दें, और बाकी सब दवाई दें, लेकिन शत पुष्पादि तेल का, वो एक प्रीति जुकारिया मैडम आती है ना, उनकी पेशेंट को वो मेंसेस नहीं आ रहा था, शत पुष्पादि तेल दिया और रेगुलर हो गया मेंसेस। तो वहां बस्ती की जरूरत होती है, मात्रा बस्ती। चलिए आगे और बताइए। जी सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैं ना अभी कुछ ऐसे सीरीज शुरू करूंगा कि मैं ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला बताऊंगा, मैंने जो सर से सीखा है ना, छोटी छोटी चीजें जो बहुत काम की चीजें हैं, मेंसेस रेगुलर करने के लिए कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें काम आएंगी, वो मैं बताऊंगा। चलिए हम ना एक चीज बात करते हैं कि योग रत्नाकर में क्या बोला है कि समस्य रक्षणम कार्यम विस्मय वात निग्रह तीक्ष्णे पित्त प्रतिकारो मंदे श्लेष्म विशोधनम। मतलब समाग्नि अगर है तो उसका रक्षण करना है। वात के वजह से अगर विषमाग्नि है तो उसकी चिकित्सा में वातज्ञ द्रव्यों का उपयोग करना है। अगर तीक्ष्णाग्नि है, बहुत भूख लग रही है, बहुत तीक्ष्ण अग्नि है, तो पित्तज्ञ उपचार करना चाहिए। और कफ के वजह से मंदाग्नि है तो कफ के लिए उपयुक्त शोधनोपचार करना चाहिए। तो समाग्नि के रक्षण के लिए आहार विहार पे नियंत्रण रखना होगा, आहार योग्य मात्रा में और हितकर लेना होगा, मानसिक संतुलन न बिगड़े इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जब वायु की वजह से विषमाग्नि है कि कभी कभी बहुत तेज भूख लगती है, कभी कभी भूख ही नहीं लगती है, ये विषमाग्नि है, तो इसमें वातज्ञ उपचार करना होगा। तो उसमें स्निग्ध, अम्ल, लवण रसात्मक औषधि द्रव्य का उपयोग करना है। और लंघन कराना जो है, या सभी जो भी अग्नि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें लंघन सर्वश्रेष्ठ है। अगर, और हमारे सर बताते हैं कि 35-40 साल के बाद इंसान को एक टाइम ही खाना खाना चाहिए, तो उससे अग्नि हमेशा अच्छा रहता है और इंसान को कोई व्याधि नहीं होती है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है, ना बीपी होता है, ना शुगर होता है। 35 से 40 के बीच में ऐसा शुरू कर दें, एक ही टाइम खाना है। अगर सेंडेटरी लाइफस्टाइल है तो, अगर फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क ज्यादा है तो खा सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम खाना ज्यादा अच्छा है। और लंघन जो है, अनशन न करना है, मतलब कुछ न खाने के देने से अच्छा है कि कुछ लघु आहार दें, जैसे सूप दें, जूस दें, हल्का चीज दें। और औषधि कल्प अगर देना है विषमाग्नि के लिए या अग्नि को बढ़ाना है, तो हम अग्नि तुंडी वटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, भास्कर लवण चूर्ण, लक्षणादि वटी जैसे दीपन पाचन औषधियां दें। पित्तज अग्नि मानदेय है, भूख नहीं लग रही है तो, और या तीक्ष्णाग्नि है तो पित्त शामक उपचार करना है, तो उसमें गुरु शीत स्निग्ध द्रव्य आहार में लेना है। तो अलग अलग प्रकार की पेया बताई है। मंड का उपयोग करना है, कामदूत और मौक्तिक जैसी औषधियों का प्रयोग करना है। कफ के वजह से मंदाग्नि है तो पूरी तरह से लंघन कराना है।
कफ का उत्क्लेश हुआ तो मदन फल की सहायता से वमन कराते हैं। औषधियों में दीपन, पाचन, कटु, तिक्त, रसात्मक और क्षारयुक्त औषधियों का प्रयोग करना है। औषधियां अगर हम देते हैं दीपन, पाचन, कटु रसात्मक, तिक्त रसात्मक, क्षारयुक्त, तो और लंघन कराते हैं तो अग्निवर्धन ऐसे हो जाएगा, जैसे जैसे अग्नि बढ़ेगा वैसे वैसे आहार भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और संसर्जन क्रम अगर कर रहे हैं वमन के बाद, तो हमें पेया, विलेपी, अकृत, कृतयुष, मात्रस, बाद में पूरा आहार, यह क्रम से रखना है। और तब भी हमें और अच्छा करना है अग्नि, तो हिंगवाष्टक चूर्ण, वडवानल चूर्ण, त्रिकटु, शंखवटी, लक्षुणादिवटी, आम पचकवटी, पंचकोलासव, कुमारी आसव, आरोग्यवर्धिनी वटी, ताम्र भस्म, वो ताम्र भस्म बहुत कम देना है, यवक क्षार, वज्र क्षार, इन सब का प्रयोग गर्म पानी के साथ करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और खाना देना है ना, कोई भी अग्नि रहे तो लघु और अन्न पथ्यकर होना चाहिए, सीजन के हिसाब से पथ्यकर देना है। और जीर्ण शालीषष्टिक, मुदगीयुष अधिक पथ्यकर होते हैं। अपथ्य में विरुद्धासन बंद करा देना चाहिए सभी को, अगर अग्नि की चिकित्सा करें तो। अध्यशन मतलब बिना भूखे नहीं खाएं, कभी भी न खाएं, भूख लगने का टाइम स्किप ना करके खाएं, अध्यशन न करें, विषमाशन न करें, और समशन भी ना करें, और गुरु पदार्थों का सेवन करना ये बंद कर दें। हैवी चीजें नहीं खानी है, हल्का खाएं, पच जाए ऐसे ही खाने को बोले। चलिए डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, रुचि मैडम, भोसले सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? महाजन सर। एक एक जो होता है ना विदग्धा जीर्ण, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि पित्त प्रकोप से विदग्धा जीर्ण हो रहा है। तो पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है तो उसे अग्निमंद होता है, और अग्निमंद के बाद भी इंसान खाना खा ही रहे, तो अन्न जो है ना वो अम्लीभूत हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और उससे अजीर्ण होती है। तो विदग्धा जीर्ण बहुत डेंजरस होता है, उसे हार्ट अटैक आने का भी डर रहता है, अटैक तक आता है। तो उसमें क्या फीलिंग होती है, तो गले में खट्टा और कड़वा स्वाद आता है, अंदर से बर्पिंग होता है पूरा, विदग्धा जीर्ण, जो अम्ल अवस्था पर विकृत होने से हो रहा है। और पेट और सीने में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी उल्टी आती है, जो विदग्धा जीर्ण एकदम खट्टा सड़ा हुआ अंदर से आता है पूरा विदग्धा जीर्ण। जिसने रात्रि में बहुत खाना खाया 2-3 बजे और सोया नहीं और ट्रेवलिंग किया या कैसे भी जागरण हुआ, उसको विदग्धा जीर्ण होता है। और छर्दी होता है, ज्वर होता है, भ्रम होता है, तृष्णा और मूर्छा होती है। और विदग्धा जीर्ण ही कंटिन्यू रहा तो अम्ल पित्त नाम की व्याधि हो जाती है। अम्ल पित्त भी 2 टाइप का होता है, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त और अधोग अम्ल पित्त। इसी तरह से विषटब्धा जीर्ण जब होता है कटु अवस्था पाक विकृत होने से, तो पाचक स्त्राव की उत्पत्ति ठीक से नहीं होती है, पाचक का जो स्त्राव जो है उदीरण ठीक से नहीं होता है, इसलिए अजीर्ण और अग्निमांद्य की, अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन, और अग्नि भूख ही नहीं लगता है। इसमें वायु और पुरुष का अवस्टंभ होता है, मतलब पुरुष भी नहीं निकलेगा और वायु भी ऐसे खुल के नहीं निकलता। और विविध प्रकार की पेट में वेदना होती है, काटने की तरह, चिरने की तरह, सुई करने की तरह, भेदनवत, तोदवत, और अवस्टंभ के कारण उत्पन्न होती है। आदमान बहुत ज्यादा होता है। और विषटब्धा जीर्ण अगर होता है, ये अजीर्ण का एक टाइप है जहां पे कटु अवस्था पर विकृत हुआ है, उसमें अंग मर्द होगा, पूरा बॉडी में पेन होगा, शिरशूल होगा, कटि पृष्ठ प्रदेश में वेदना होगा, मोह होगा, स्तंभ होगा, ऐसे लक्षण मिलते हैं। एक होता है आमाजीर्ण, मधुर अवस्था पर विकृत होने से, उसमें कफ वृद्धि के सिम्टम्स दिखते हैं, क्लेदक कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो दिन में खाना खा के सो जाते हैं ना, उनका आमाजीर्ण बहुत रहता है। तो कफ के जलियांश बढ़ जाने से तीक्ष्णता अग्नि की जो है वो कम हो जाती है। तो आमाशय में जो पाचक पित्त है ना वो कम सिक्रीट होता है, अग्निमांद और अजीर्ण होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आमाजीर्ण में थोड़ा भी खा लिया ना तो पेट फूल जाएगा, उदर गौरव, उत्क्लेश होता है, जी मिचलाता है। और गंड प्रदेश में, अक्षिकूट में, आंखों के ऊपर, ये सब में शोथ निर्माण होता है। और थोड़ा भी खट्टा अविदग्ध अन्न खाया ना तो भी ऐसे ढकार आते हैं ना, कुछ अजीब तरह का रस और गंध के ढकार आते हैं। और मल और त्वचा जो रहती है स्निग्ध होती है, और खुजली भी होती है आमाजीर्ण के कॉम्प्लिकेशन में, इचिंग होती है बहुत ज्यादा। एक ऐसा होता है रस शेषाजीर्ण, मतलब पहले का खाया है, सुबह ब्रेकफास्ट फुल किया और 2 घंटे बाद फिर खाया, फिर उसके बाद लंच भी खाया,
फिर 2 घंटे बाद फिर खाया, समोसा आ गए, समोसा खा गए, वेफर्स खा गए, दिन भर कच्चर बच्चर जानवर की तरह खाई दें, तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से अन्न जो है वो पूरा पाचन नहीं होता है और अपाचित रूप में रहता है। इसको रस शेषाजीर्ण बोलते हैं। तो इसको हम आमावस्था नहीं बोलेंगे कि आम रस तैयार हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे, रस शेषाजीर्ण बोलते हैं। तो इसमें अम्लोदगार होता है, विदग्धता होती है, शूल, लेकिन इसमें हृद गुरुता, हार्ट में ऐसा लगता है जैसे बहुत हैवी हैवी लग रहा है, और खाने की इच्छा नहीं होती है, मतलब खाना देख के भी ऐसा लगता है, अनन्नाभिलाषा, अरुचि, अश्रद्धा, हास्य वैरस्य, ये सारे सिम्टम्स आते हैं रस शेषाजीर्ण में। और खाना देखते ही ऐसा मन बिनक जाता है कि खाना नहीं खाना है, उस टाइम पे नहीं खाना खाना है। और अगर हम कुछ चिकित्सा देना नहीं तो क्या होगा, रस शेषाजीर्ण आगे बढ़ते जाएगा ना, उसमें भी इंसान खा रहा है, तो अलसक, विसूचिका, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो त्रिकटु दें, पंचकोल दें, फिर क्षार दें, जैसे यवक्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, सर आपके लवण हिसाब भी से बता दें, रस्सेसाजीर्ण शंखवटी। यदि इस तरह से होता है, रस्सेसाजीर्ण की चिकित्सा बताइए, उसमें तो दिन में शयन बताया है सर। हाँ बोला है, हाँ सही बताया आपने, दिन में तो सोना बोला है। रस्सेसाजीर्ण ये नहीं होता सर। रस्सेसाजीर्ण मेरे हिसाब से तो ये होता है कि रस जो रस बनता है उसका, जो भोजन के बाद में, परिपाक होने के बाद में, उसका धातु का पोषण नहीं होता वो, उसके हिसाब से वो रस्सेसाजीर्ण हो सकता है सर। उसके उसमें तो फिर सोना में फायदा हो, क्योंकि उसका डाइजेशन होगा आगे, वो लंघन करेगा, लंघन के बाद में सोएगा, तो उससे तो फिर ये वो रस आगे। शेषाजीर्ण, हाँ लेकिन ये रस शेषाजीर्ण लॉन्ग टर्म की बीमारी नहीं होती ना, ये टेम्पररी हाँ सर, होती है। लॉन्ग हाँ टर्म की है सर ये। लॉन्ग टर्म की है, अच्छा। मतलब एक होता है दिन पाकी अजीर्ण, मतलब अगर एक दिन में हो गया उसको अजीर्ण बोल दिया, वो भी टेम्पररी रस शेषाजीर्ण हो गया। एक बहुत लॉन्ग टर्म की है जहाँ धात्वग्नि मंद भी है, धात्वग्नि मंद तक है कि अच्छा आहार रस शरीर धातु में, रस धातु में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब की मैं चिकित्सा बता रहा हूँ कि शंखवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, लक्षुणादिवटी, आम पाचकवटी, भास्कर चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, पंचकुलासा, ये दे। अगर ये लॉन्ग टर्म में है रस शेषाजीर्ण, बहुत दिनों से खाना पच नहीं रहा, तब दे। अगर एक दिन का रस शेषाजीर्ण है, दिन पाकी अजीर्ण है, तो दिन में सो जाए उसको, और कुछ ना खाए, लंघन कर ले तो पच जाएगा, 24 घंटे में वो पच जाएगा, और पेशेंट को ठीक होगा। गर्म पानी पी के रहे तो हो जाएगा। बराबर है ना सर, उसमें भी मत मत अंतर है अलग अलग। और क्या है कि अगर खाना पच गया है, इसको अगर देखना है तो शुद्ध प्रवृत्ति होना चाहिए, मल अच्छे से निकलना चाहिए, शुद्ध उद्गार निकलना चाहिए, और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ पच गया है, भूख लगनी चाहिए। और आजकल क्यों हो रहा है ये अजीर्ण की बीमारियां, क्यों हो रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं गर्मी के टाइम में। वेग विधारण, रात्रि जागरण, अति गुरु, अति शीत, चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, ईर्ष्या, मानसिक कारण से अग्नि दृष्टि होती है, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला। जितना चिंता शोक भय में रहेंगे, क्रोध, और क्या है कि हमारे सर बोलते हैं कि टीवी देखते हुए जो खाना खा रहे हैं, तो उसमें एक तो ज्यादा खाया जाता है, और वो हॉरर सीन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, या फिर पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, वो देख के खाना खा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना अपने पाचक स्त्राव पे, तो उससे तो अग्नि दुष्टि होगा ही। आप कुछ बोलिए सर, महेंद्र सर कुछ बोलिए प्लीज। सर आप सही बता रहे हो, अजीर्ण के हिसाब से अजीर्ण है और अग्निमांद और ये तीन चार काफी हैं। अजीर्ण की तो अलग अलग दोषों के हिसाब से होता है। अग्निमांद तो ज्यादातर कब किया, ये तो ये कि ये अब मंदाग्नि अलग है और अग्निमांद अलग है, इसको सबको अलग अलग करके अपन देखते हैं। अजीर्ण है, अग्निमांद है, इस तरह का। फिर ये उसमें प्रालसक वगैरह वो भी बताए हैं, उसमें अलग अलग फिर उसका ट्रीटमेंट विसूचका वगैरह उसी में होती है। इसमें अलग अलग तरह से फिर अपन उसमें विदग्धाजीर्ण, और वो आपने बताई या आम आम विदग्ध और विष्टब्ध। विष्टब्धाजीर्ण वो उसमें वायु के कारण होता है, विदग्धाजीर्ण पित्त के कारण होता है, आम प्रथम अवस्था पाक में होता है। जी इसमें तीनों का अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं। अग्निमांद में तो अग्नि मंद होती है, और अजीर्ण में तो जैसे अपने खाना खाना तो खाता है, लेकिन खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन नहीं होता, तो वो तो हो गया अजीर्ण। और अग्निमांद का दिया वो खाने की इच्छा ही नहीं करेगी उसकी, बिल्कुल। तो अग्निमंद होगी, भूख ही नहीं लगेगी बिल्कुल।
तो वो अग्निमांद हो गया। तो अलग अलग तरह के उसका ट्रीटमेंट अपन दोषों के हिसाब से, और दीपन पाचन तो अपन करते ही हैं, और लंघन तो केवल वायु लंघन को सहन नहीं करती, ये अपने ग्रंथों में कहा ही है। और कफ पित्त का यदि संयोग है तो कफ भी सहन करता है लंघन को, और पित्त भी सहन करता है उसको, हिसाब से पेशेंट के हिसाब से अलग अलग उसको अपन प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का, और मुख्य रूप से तो माना ही यही है कि सभी जो रोग हैं वो अब मंदाग्नि के कारण ही होते हैं, क्योंकि पांडु वगैरह, अर्श वगैरह सारा कुछ उसके बाद ही ये सारी दिक्कतें हैं। तो इसके हिसाब से, और ये जो कफ वगैरह का जो पेशेंट अपन को मिलते हैं, काश वगैरह के, प्रतिस्याय वगैरह भी ये इसी तरह से होता है। तो उसमें सबको ही अजीर्ण को ही मूल माना है सबका। जी। और एक कहानी भी सुनाऊंगा रामायण की। और पहले सुश्रुत का एक रेफरेंस बताता हूँ। सुश्रुत संहिता में बोला है, तत्रामे लंघनम कार्यम विदग्धे वमनम हितम विष्टब्दे स्वेदनम पत्यम रस शेषे तच्च। मतलब आमा जीर्ण अगर हो तो लंघन करा दे, विदग्धा जीर्ण हो, अम्ल अवस्थावत विकृत, विदग्धा जीर्ण हो तो वमन कराए, विष्टब्धा जीर्ण हो तो स्वेदनोपक्रम कराए, और रस शेषा जीर्ण है तो खाली पेट सो जाना। ये अगर करें, केवल सो जाए तो भी अच्छा होता है। दूसरा एक कहानी है कि जब रामचंद्र भगवान थे ना, तो वो मारीच को मारने गए तो विश्वामित्र के साथ। तो क्या है कि वो बार बार बाण छोड़ रहे थे, लेकिन वो मारीच भाग जा रहा था। सुबाहु और मारीच जो थे, मामा थे रावण के, भाग जाते थे हर समय। तो और ताड़िका भी आई थी। तो बक्सर करके एक जगह है बिहार में, वहां पे वो युद्ध हुआ था। तो वो लोग ना पेड़ के पीछे छुप जाते थे, उनके पास कोई मंत्र वगैरह था। तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि ये क्या हो रहा है बार बार। तो विश्वामित्र और लक्ष्मण जी और उन्होंने ऐसे बताया कि 11 नारियल के पेड़ है, उनको अगर एक लाइन में मार दिया, लेके आए ना, मतलब बाणों से एक लाइन में लाए और उनको मार दिया ना, तो बाकी अपने आप ये राक्षस अपने वश में आ जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने किया। वो राक्षसों की सेना थी मारीच और सुबाहु और ताड़िका की। तो उन्होंने एक बाण मारा और 11 वृक्ष एक लाइन में आए, और वो सारे वृक्षों को उन्होंने बाणों से मार दिया, मतलब गिरा दिया। और उसके बाद सारे राक्षस अपने आप आए और मर गए। तो यही हमारे सर बताते हैं कि अगर आपको चिकित्सा करना है कोई भी बीमारी का, बड़े से बड़ा बीमारी हो, तो केवल आप अग्नि को चिकित्सा करें, जिसको हम बोलते हैं दीपन, पाचन और अनुलोमन। तो दीपन करना, पाचन करना जब हम करते हैं ना, तो आधी बीमारी हमारी नष्ट हो जाती है। कोई भी बीमारी हो, ज्वर हो, रक्तपित्त हो, कोई भी हो, पहले अग्नि की चिकित्सा करनी है। अब वो अगर आप अम्ल पित्त के करें या पित्त जन्य करें, तो हमें कटु रस नहीं देना है। हमें वहां पे ऐसे द्रव्य देने हैं जो, जैसे शंख भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, तुच्छेकर है, जो पित्त शामक भी हो और आम को भी नष्ट करे। हमें पित्त का प्रकोप करने वाले कटु रस वाले, बहुत लशुनादिवटी, चित्रगादिवटी ऐसे नहीं देने। लेकिन अग्नि की चिकित्सा क्या, तो अपने आप सारी व्याधियां समझ आने लगती हैं कि क्या क्या करना है, अब क्या करना है। ऐसा हमारे सर ने बताया। और कोई किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर, आप मेरे एक मिनट अनम्यूट करिए, आपसे कुछ बात करनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच, डॉक्टर हरिहर सर, आदरणीय हरिहर सर सुन रहे हैं क्या? शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। इधर सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने आम बात के पेशेंट को वमन कराया, बहुत सारे पेशेंट को वमन कराया, जब आपने कोष्ठ शुद्धि की वमन से, उसके बाद अग्नि में क्या फायदा हुआ पेशेंट लोगों में, आपका क्या अनुभव है? तब इनको जो थोड़ी शरीर में ऐसा लगता था कि आलस लगती है, सोते रहना है, ज्यादा उसमें दर्द रहता था, भूख नहीं लगती थी, वो सब में सर उसको मैं पहले ही पूछता हूँ आपको भूख कैसी लगती है, लेटरिन साफ आता है कि नहीं आता है, वो तो मैं जानता हूँ सर उसको। इसी तरह से उसको दवाई दी जाती है सर। नहीं, लेकिन वमन कराने के बाद अग्नि में क्या चेंजेस आते हैं वमन कराने के बाद, ये जानना सर चाहता हूँ। वमन कराने के बाद तुरंत ही उनको खाने की इच्छा होती है सब। जिसको अच्छी तरह वमन हो गया ना, वो तो बोलता है कि सर खा ले। तो अगर छोटी उम्र का हो तो हम बोलते हैं कि तो खाओ शाम को, नहीं तो बोलते हैं कि एक दिन मूंग का पानी, मूंग ऐसे ही ले लो, दूसरे दिन से कुछ शुरू करो। मतलब कोष्ठ की शुद्धि करना, मतलब दोषों को हाँ निकालना, ये कितना सही चीज है। और वमन करते करते किसी किसी को वॉशरूम जाना पड़ता है, मतलब विरेचन भी हो जाता है। हाँ
ये कितनी बड़ी ये चिकित्सा। जल्दी हो जाता है सर। और भूख तो सभी को अच्छी लगती है, सभी को। कोई ऐसा मरीज अब तक नहीं आया कि जो उनका फोन ना आया हो कि सर अब मैं खा लूं, मेरे को बहुत भूख लगी है। हाँ, तो शमन से ज्यादा शोधन का ज्यादा फायदा होता है। जी सर, सही। सर आपके आपका इतना अनुभव आया वमन का, तो और विरेचन का भी, तो आपको क्या लगता है शमन चिकित्सा ज्यादा प्रभावशाली है कि शोधन? तो दंत चिकित्सा सर प्रभावशाली रहते हैं, और इनके बाद शमन चिकित्सा जल्दी काम भी करती है। जी सर, जी, बहुत अच्छा तो बताया सर आप। दंत तो करना ही चाहिए सर। शोधन तो और करना ही चाहिए। दीपन पाचन भी बहुत जरूरी है सर। अब तक हम सभी को समन औषध देते हैं, लेकिन जिनको दीपन पाचन दिया उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता। दीपन पाचन तो पहले ही करना चाहिए, तो ही दवाई उनको पचती है और उनको फायदा करती है। लेकिन देखिए अपना खाया हुआ भी नहीं पचता है, और जो दवाई देते हैं तो दवाई भी उसको नहीं पचेगी और इतना काम नहीं करेगी। इसलिए दीपन पाचन का भी महत्व बहुत है। जी, बंद तो करो। अभी सर आपके कंसल्ट में आने के बाद हमको समझाया कि ये दीपन पाचन बहुत जरूरी है, लंघन जरूरी है, वमन जरूरी है। यस। जी सर। सर मैं ऐसे छोटे छोटे और भी चीजें बताऊंगा। अभी मुझे एक हफ्ता का टाइम दीजिए, मैं भी नोट्स बनाऊंगा। चलिए, एक पेशेंट आए हैं, मुनमुन प्रताप जी, आपके कोई पेशेंट आए हैं, तो शशि मैडम जी प्रणाम थोड़ा सर। हाँ, केस एक देखिए। पेशेंट है। राकेश जी हाँ वीडियो ऑन करिए। राकेश जी, नमस्ते। वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ हाँ, आपका नमस्ते दिख नमस्ते। नहीं रहा, आपका कुछ लाइट नहीं आ रहा। हाँ, अभी आप मेरा है। अंधेरा में हैं। हाँ, शशि मैडम, आप प्लीज जी सर, केस जी टेकिंग सर। करेंगी? इनके इधर लाइट नहीं है। हाँ सर, पेशेंट है, दिख नहीं रहे हैं वो। हाँ जी राकेश जी, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हेलो। हाँ जी, क्या तकलीफ है आपको? बच्चे का वो लेटी नहीं होता है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का हो गया। अच्छा, तो कितने कितने दिन पर पेट साफ होता है उसका? 3 दिन 4 दिन पे होता ही नहीं है, वो एनिमा दे के तब जाके होता है। अच्छा, तो दूध दूध पीता है बच्चा? हाँ दूध पी लेता है। नहीं मतलब उसको भूख भूख अच्छे से लगती है? हाँ भूख तो लगता है, बट वही लेटिंग नहीं होता है। एनिमा देने के बाद तब जाके कल तो 3 बार एनिमा दिए तब जाके होता है हुआ। तो इतना बच्चे को एनीमा क्यों दे रहे हो भाई? हाथ टाइट करते रहता है, होता ही नहीं है इसीलिए। नहीं तो आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन आप एनीमा ऐसे देंगे तो आंतें कमजोर हो जाती हैं। एनीमा जी लैट्रिन निकालने का रास्ता थोड़ी है। जी जी। इमरजेंसी के लिए 1-2 बार के लिए चीजें होती है, जब आप पता लगा दिन भर में 3-3 बार दे रहे हैं, ऐसे हम्म, थोड़ी चलेगा। बच्चे को दिखाइए। जी क्या बोले? अरे भाई, बच्चे को तो दिखाइए। हाँ 2 मिनट। बच्चे दो बच्चे हैं परेशान करने से। ये देखिए ये बच्चा है, ये बात कीजिए तो बेटू। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। बोलता नहीं है इतना, नाम नितिन कुमार है। क्यों, 4 साल का बच्चा है और बात नहीं करता है? क्या बोले? 4 साल का बच्चा है और बात नहीं करता है? नहीं बात उतना देर नहीं करता है। भाई ये चीज ठीक नहीं है आपके बच्चे के साथ में, ठीक है? हाँ ये थोड़ा ले शुरू करेंगे तो जाके नीचे कर लीजिए, उस साइड में कर लीजिए। तो ये परेशानी इसको कब से है? जी ये परेशानी तो रुके ना, कहाँ कीजिएगा। इस साइड में कर लीजिए, इस साइड में, यहाँ पे करो ना, यहाँ पे करो, यहाँ से करो। हाँ मैडम, तो क्या उपाय है बताया जाए। हेलो। ये महेंद्र सर आप परेशानी कितने दिन से है, ये पूछ रहे हैं। ये प्रॉब्लम 4-5 महीना से है। हाँ मैम, आप बात कीजिए। हाँ
देहात में टाइट करते रहता है, करता नहीं है जल्दी। नहीं, आप क्या करिए सर, मैं मुनमुन जी आपको बताता हूँ। आप इनको लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, सुबह शाम बच्चे को चटाइए, या दाढ़ी जी। मास्टर चूर्ण दे दीजिए। और जो एनिमा देते हैं ना पानी का, उससे अच्छा कुछ हाँ तेल का दीजिए, तेल का एनिमा। आप शीरबला तेल का बस्ती दिलवा दीजिए। और एरंड तेल जो है ना, रोटी में आटा जब बनाते हैं, आटा हाँ। गूंथते हैं, उसमें एरंड तेल थोड़ा डाल के और उसका रोटी खिलाएं, तो उससे पेट साफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा। मुनमुन जी आप कुछ मात्रा बस्ती दिलवा दीजिए इनको, 5-10 ml का, 10-20 ml का, ठीक है। जी सर, सिरबरा तेल का। शीरबला तेल का, उससे आंतें मजबूत हो जाएगी और स्नेहन होगा ना, तो रोज का रोज हाँ पेट हाँ। साफ होगा। और बाद में जब पेट जी। साफ होने लगेगा, तो खाने में हाँ, घी और एरंड तेल रखिएगा कंटिन्यू, ठीक है ठीक है, सर, ठीक हो जाएगा। है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। एक लवण भास्कर चूर्ण बच्चा खा सकता है, ऐसे चाट सकता है, वो भी काम कर देगा। दाढ़ी मास्टर चूर्ण, ठीक है, थैंक यू जी सर, ठीक है इनको सर, लीव करा दीजिए। ठीक है सर। और मनीषा मैडम आप कैसी हैं? लीव कर जाइए, राकेश जी आप लीव कर जाइए। मनीषा मैडम, वो पेशेंट का क्या हालचाल है जो कंपवात था? शायद मैम बिजी हैं, पेशेंट देखें। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो महेंद्र सर, मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अभी शायद लोग थक गए हैं, सो रहे, नींद आ रही है सबको। तो मैं कल सुबह मिलूंगा। आप लोग सुबह 7 बजे हेलो। मिलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर। सर एक हाँ पेशेंट है, मेरा बच्चा है, जैसे ये बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, वो 10 साल की लड़की है, तो उसे हाँ, काफी समय से नींद नहीं आ रही है। तो उसका क्या कहते हैं, सीटी स्कैन हुआ और ये सिग्माइडोस्कोपी हुई, तो उसमें जो जो डायग्नोसिस उनके आई, हिर्शफेल्ड डिजीज करके आई। इसमें मैंने नेट पे देखा था कि जो है कंजेनाइटल डिजीज है कोलन की, और उसमें जो है वो गैंग्लियन जो अब्सेंट होते हैं, तो बच्चे का जो है रेक्टम कोलैप्स हो गया है। तो इसमें कुछ कर सकते हैं रेक्टम सर? प्रोलैप्स हो गया? रेक्टम प्रोलैप्स हो गया मतलब बाहर आ रहा है क्या? हेलो। हेलो गंगवार सर, क्या बाहर आ रहा है क्या? हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है तो क्या बाहर आ रहा हाँ है सर, वो? रेक्टम कोलैप्स है सर उसका। और जो है पूरी कोलन जो है वो, जो है सिग्मोइड कोलन जो है वो स्टूल से भरी हुई है। हाँ, तो आप क्या करिए, पहले तो मूषक सिद्ध तेल है, मैं आपको भेज दूंगा, उसका गुद पिचू या मात्रा बस्ती दिलवाइए। ठीक है। और जो गैंग्लियॉन्स है ना वहां पे, तो गैंग्लियॉन्स है तो वहां पे रस पाचक रक्त पाचक, क्योंकि रक्त के किट भाग गैंग्लियन को, एब्सेंट है। गैंग्लियन एब्सेंट है, तो उसमें ग्रहणी की ही हाँ चिकित्सा सर। करनी, ग्रहणी की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो सेल रीजनरेट होते हैं। तो जैसे परपटी कल्प दे देंगे, या फिर हम लोग तक्र देंगे, तक्रा रिश देंगे, मृद्विका रिश देंगे, ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे तो गैंग्लियन रीजनरेट होते हैं। और नीचे से आप उनको तिक्तक शीर बस्ती देते, तो वो रीजनरेट करते हैं, क्योंकि गुडुची जो है वो रीजनरेट करता है कोई भी चीजों को, है ना। और पक्वाशय पे भी काम करता है, पुरुष धरा कला पे काम करता है। तिक्तक शीर बस्ती सबसे अच्छा है पुरुष धरा कला को अच्छा करने के लिए, कला पे काम करना है तो। और जो चीज प्रोलैप्स हो गया, जो बाहर आ रहा है, उसको अंदर बिठाना है, वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, तो नहीं मूषक सर, से। सर प्रोलेप्स नहीं हुआ है, रेक्टम कोलेप्स हुआ है सर, जो है। प्रोलैप्स मतलब बाहर आ रहा है ना वो, मतलब प्रोलैप्स है तो क्या नहीं गुद बाहर ग्रंथि? नहीं है सर। अच्छा, नहीं बाहर नहीं आ सर, रहा। जो है बाहर नहीं है, अंदर ही अंदर है, प्रोलेप्स नहीं हुआ सर, कोलेप्स हुआ है सर। कोलैप्स हो गया है, अच्छा सॉरी, कोलैप्स हाँ हो गया सर। है। हाँ। हाँ, जी तो सर। कोलैप्स हो गया है तो इसमें बस्ती देना पड़ेगा हमें। तो चंदन बला लाक्षादि तेल, क्योंकि लाक्षा और बला, या मैं आपको एक जी मधु सर। यष्टि तेल दूंगा। ऐसे मेरे पास जी सर। कोलैप्स ऑफ रेक्टम आए थे पेशेंट, मधु यष्टि तेल बहुत अच्छा काम करता है, 101 आवर्ती का। वो हमारे सर भी है ना, जी ये गौतम सर जो आते हैं, जी। एचसी गौतम सर, उनके एक पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस था और उसको भी कोलैप्स था ऐसे ही, तो रेक्टल कोलैप्स। तो उसको मधु इत्यादि तेल का जी दिया तो पूरा ठीक हो गया 3 महीने में, पूरा 100%। तो मधु इत्यादि तेल जी। संधानीय गण में मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हील भी करता है। या चंदन बला लाक्षादि तेल और तिक्तक क्षीर बस्ती, ये देंगे तो ठीक हो जी। जाएंगे पेशेंट। और फिर ओरल मेडिकेशन कुछ दिया जाएगा इसमें? अपन पाचन और ग्रहणी की चिकित्सा, जैसे आप अच्छा। खासकर लवण चूर्ण दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण, लहसुन आदि बटी,
प्रवाल पंचामृत, सुशेखर रस, कामदुधा, अजमुदादि चूर्ण, कर्पूरादि चूर्ण, कर्पूरादि नहीं, अजमुदादि, दाढ़ी मास्टक, ऐसे दे दीजिए और आशा वरिष्ठ दे दीजिए। और तो जो डिजीज है मैंने नेट पे देखा था, तो सर उस पे ये लिखा हुआ था कि गैंग्लियन जो होते हैं बाई बर्थ ही नहीं होते हैं उस एरिया के अंदर। तो हम कर रहे हैं ना सर, हम उसको रीजनरेट कर रहे हैं ना, हम वहां पे स्नेहन कर रहे हैं मधु इत्यादि तेल से, स्नेहन कर रहे हैं, और हम वहां पे तिक्तक क्षीर बस्ती दे रहे हैं, तो रीजनरेट। अब जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट जो रहते हैं, जहाँ पे अल्सरेशन रहते हैं इतने सारे, 100-150 अल्सरेशन होते हैं जी सर। अल्सरेटिव या क्रॉस, उसमें हम रीजनरेट करने के लिए यही तो देते हैं। हम वहां पे एक तरह से कुष्ठ हुआ है, तो हम उसमें हील करने के लिए क्या देते हैं, कुष्ठ की चिकित्सा देते हैं, घृत पान इसमें कराते सर हैं। पंचतिक या मातृत्व घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं ऊपर से, क्योंकि उसमें अपन स्नेहन करके और जो दीपन पाचन के लिए घृत वगैरह का प्रयोग करेंगे उससे भी स्नेहन होगा और दीपन पाचन भी होगा और उससे रिजनरेटिव भी काम होगा ऊपर से हाँ, मैं भी मुंह के यही द्वारा। महातिक्तक घृत, गुगुल तिक्तक घृत बहुत अच्छा काम करता है। घृत क्योंकि इसमें देने ये से रीजनरेट। बात का ही रोग है सर, ये बात का ही हुआ क्योंकि रुक्षता भी है अंदर और फंक्शन भी नहीं है और मल भी खुश्क हो रहा है, तो ये सारे जो है बात का ही रोग है, तो बात के हिसाब से अपन को सारे प्रयोग करने हैं। हाँ जी सर, सही बताया आपने सर, यही सब करेंगे हो जाएगा। आप दीजिए तो, एक एक महीने का रिव्यू देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है गंगवार ठीक है सर, साहब। फिर रिपोर्ट आएगी पेशेंट आता है बताता हूँ सर। हाँ, उनको बोलिएगा कि आपका केवल और केवल आयुर्वेद में है, कि हम उसको नए बना सकते हैं, जहाँ पे गैंग्लियन नहीं है, जहाँ पे पहले पार्ट में तो सर्जरी बोली है इनकी। नया बनाना है तो आयुर्वेद ही कर सकता है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है इसका। जी सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मनीषा मैडम, महाजन सर, प्रियंका पांडे जी, हरिहर सर, कुछ बोलिए। नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। सर लिंक नहीं भेजा है अभी तक नेक्स्ट मंथ वाला। नेक्स्ट मंथ वाला ठीक है, मैं हाँ स्वप्निल सर से बात करके भेजता हूँ। हाँ, स्वप्निल, क्योंकि आज लास्ट डे है ना। हाँ ठीक है, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।